नमस्कार, मैं कमल कौशिक। खबर की टैटक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खबर की टैटक में सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात करने जा रहे हैं। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आइए एक खबर के जरिए आपको हम बताते हैं। दरअसल हिमाचल का 54वां पूर्ण राज्यत्व दिवस आज है और मंडी जिले के धर्मपुर में यह राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होना है। करीब 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मपुर पहुंचेंगे। पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में शिरकत करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात देने की बात भी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस को लेकर अब तैयारियां पहले से हो चुकी थी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है आज मंडी जिले में धर्मपुर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मपुर में पहुंचने वाले हैं और इस समारोह को संबोधित भी करने वाले हैं। कई घोषणाएं अपनी जुबानी वो करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को भी आज खास उम्मीदें हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की भी काफी आस है। और क्या क्या सौगातें मिल सकती हैं, खबर की तह तक पहुंचेंगे हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आज का दिन क्यों खास है हिमाचल वासियों के लिए, ये थोड़ा सा बताइए। और उसके बाद ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल वासियों को क्या उपहार दे सकते हैं। बिल्कुल कमल, देखिए हिमाचल के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही यानी 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल किया था। 25 जनवरी 1971 की वो तारीख थी और उस दिन ऐतिहासिक रिज मैदान पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। और एक लंबा संघर्ष हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश पहले था, सी कैटेगरी का स्टेट भी हिमाचल रहा, चीफ कमिश्नरी स्टेट भी रहा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। तो हिमाचल के इतिहास का जब जिक्र होता है तो उसमें 3 तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं और उसमें एक तो 15 अप्रैल है 1948, इस हिमाचल अस्तित्व में आया है और स्थापना दिवस के तौर पर इस दिन को भी मनाया जाता है। और उसके बाद 1 नवंबर 1966, ये वर्तमान स्वरूप आज हिमाचल प्रदेश का है, वो उस दिन हिमाचल को मिला था। 12 जिले कुल मिलाकर बने थे और जो वर्तमान क्षेत्रफल है वो 1 नवंबर 1966 को बना था, क्योंकि पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, हरियाणा राज्य बना और पहाड़ी प्रदेश जो पहाड़ी जगह थे, स्थान थे, प्रांत थे, वो हिमाचल में मिलाए गए थे। तो हिमाचल, आज का हिमाचल 1 नवंबर 1966 को बना है। लेकिन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इनसे इस दिन को मनाया जाता है। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम हर साल किसी न किसी क्षेत्र में होते हैं। इस बार मंडी जिला का जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मंडी जिला की बात करें तो 10 सीटों में से केवल एक ही सीट कांग्रेस को वहां से मिली है और वो है धर्मपुर। तो वहां पर का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। धर्मपुर के क्षेत्रों को भी आज बहुत बड़ी सौगातें मिलने वाली है। योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास होने हैं, कई नई घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हिमाचल के जो पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको ज्यादा इन दिन की, चाहे 25 जनवरी की बात करें, 15 अप्रैल की बात करें या फिर 15 अगस्त को, मुख्यमंत्री कुछ लेकर घोषणाएं करते हैं। तो आज आस है डीए की, यानी महंगाई भत्ता है वो पेंडिंग हो गया है, 12% तक गया है, अभी तक वो नहीं मिला है। तो उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ये देखने वाली बात कि आज करेंगे या नहीं करेंगे या आगे थोड़ा इंतजार किया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को आस बहुत है। इसके साथ साथ जो कई घोषणाएं और मुख्यमंत्री कर सकते हैं कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई, और देखने वाली बात है कि जब 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, उसमें और मुख्यमंत्री बड़ी बातें क्या कहते हैं, क्योंकि 11 बजे ठीक ध्वजारोहण होना है और उसके बाद पुलिस की परेड वहां पर होगी, एनसीसी कैडेट जो है उनकी परेड भी होगी। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं, सम्मान समारोह भी इस दौरान होते हैं। और मुख्यमंत्री बड़ी बात क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप ठाकुर, आपने विस्तार से खबर की तह तक पहुंचकर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की हम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कई प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर चर्चा हुई है। कैबिनेट में जो मुहर लगी है उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता बढ़ाने पर मुहर लग चुकी है। पुराने वाहन भत्ते में संशोधन कर अब 1200 से 4000 रुपए कर दिया गया है। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए
4800 का नया ग्रेड भी होगा। ये जानकारी भी मुहैया करवाई गई है सरकार की तरफ से। तो ये जो बैठक थी, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। और ज्यादा विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता नासिर जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम बातचीत भी करते हैं। नासिर, खबर की तह तक पहुंचिए और बताइए कि उत्तराखंड कैबिनेट के जो निर्णय है वो क्या निर्णय है, कितने महत्वपूर्ण है आने वाले वक्त के लिए। और महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। बहुत सारे निर्णयों पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसके बाद निर्णय ले गए। इसमें वित्त विभाग की तरफ से आपकी आवाज सही तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। हम सुनवा देते हैं एक बार इस कैबिनेट की बैठक के बाद क्या जानकारी दी गई, उसके बाद फिर से हम नासिर से जुड़ेंगे। जी, दूसरा मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को, पहले कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमन्य था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था और नया रेट 1200 से लेकर 4000 तक किया गया है। अगला मत भी वित्त विभाग का था। चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है बच्चे के लिए, उसमें पहले ये था कि 365 दिन तक 100% वेतन मिलेगा और उसके बाद 365 दिन और अनुमन्य है जिस पे 80% वेतन मिलना था। पहले अभी तक ये व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है। जो काफ़ी कर्मचारियों की मांग आई थी। भारत सरकार में ऐसा ही है, 1 साल के लिए 100% वेतन और अगले 1 साल के लिए 80%। लेकिन प्रदेश सरकार ने आज निर्णय लिया कि दोनों सालों के लिए 100% वेतन मिलेगा। श्रम विभाग का है, जिसमें व्यवसाय संघ विधेयक 2020 में पास किया गया था और ये भारत सरकार को रेफर किया गया था, क्योंकि भारत सरकार भी इस इशू पे कानून बनाता है। हुए थे कि ये नया जो कानून, जो कोड बन गई है भारत सरकार की, उससे कॉन्फ्लिक्ट में है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इसलिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था कि इसको स्टेट वापस, तो इसलिए आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसको सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। हमारे साथ नासिर फिर से जुड़ चुके हैं। नासिर, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट निर्णय। तो सबसे बड़ी बात जो खेल विभाग है, खेल विभाग में अब खिलाड़ियों को देने के लिए विधेयक लेने जा रही है सरकार। होगा तो उसमें ये विधेयक लाया जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से चली आ रही थी कि जो है उनको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वाइब्रेट विलेज है उत्तराखंड के जांदू गांव में, इस वाइब्रेट विलेज सूची में शामिल किया गया और यहाँ 100% फंडिंग सरकार करने जा रही है स्टे बनाने के लिए, क्योंकि लगातार प्लान को दूर किया गया। इसके अलावा जो चुनाव थे, जो लोग अब इन लोगों 3 बच्चे चुनाव नहीं लड़ सकते थे। कई बार ऐसा होता था कि चुनाव जीत के बाद उनको जुड़वा बच्चे हो जाते, तो उनको क्वालिफाई। नासिर, हम आपको फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। इससे पहले की और आपसे हम जानकारी हासिल करें, मैं एक एक करके कैबिनेट के जो निर्णय है उसके बारे में बता देता हूं। कुछ जानकारी आपकी स्क्रीन पर अब आने वाली है। दरअसल सहायक अभियंताओं के वाहन भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। पुराने वाहन भत्ते में संशोधन सरकार ने कर दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया था, 1200 से 4000 रुपए तक वाहन भत्ता कर दिया जाएगा और साथ ही चाइल्ड केयर लीव को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। यह जानकारी आपके सामने अब स्क्रीन पर है। पहले 365 तक 100% वेतन था, अब तीसरे साल में भी लगभग 100% व्यक्तिगत ये मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा। श्रम विभाग के तहत बने कोड वापस लिए जाएंगे। खनन नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब वीडियोग्राफी पर भी जो लेकर कोई निर्णय लिया गया है, वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन ना हो। खनन के ढांचे को लेकर 60 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली है। परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने के लिए जमीन मिली है। 0.026 हेक्टेयर जमीन पुलिस नंबर 6 पर निःशुल्क दी जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन है।
नासिर, फिर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत संक्षेप में अपनी बात को आप पूरा कीजिए और ये बताइए, प्रकाश डालिए इन फैसलों पर कि कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले आपको लगते हैं जो कैबिनेट ने लिए हैं, उन पर गौर कीजिए बस। लिए गए हैं जिसमें बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी जो फैसला था वो ये था कि किसान को कितना मूल्य है, लंबे समय से चली आ रही थी और मांग हो रही थी, जो किसानों का है मूल्य है उसको बढ़ाना चाहिए। अब कैबिनेट हुई तो महत्वपूर्ण फैसला लिया है और 20 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ा दिया गया, यानी जो अगेती फसल होगी उसमें करीब 375 रुपए और जो सामान्य फसल होगी उसको करीब 365 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से, और साथ ही साथ जो गन्ना मिले हैं उनको जल्द से जल्द पैसा देने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो बैंक से ऋण लेकर के इस पैसे का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनको करीब 4% आरक्षण दिया जाएगा। ये विधेयक जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा। साथ ही साथ एक वाइब्रेंट विलेज है जादू गांव, वहां पर इसको सूची में रखा गया क्योंकि वहां पर लगातार लंबे समय से प्लान बढ़ रहा था और प्लान को रोकने के लिए अब जो होम स्टे योजना है उसमें उस गांव को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो लखवाड़ व्यासी डैम है वहां पर जो काम दिए जाएंगे वो स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे और वो ग्रुप बनाकर इस काम को करते हैं। 10 लाख रुपए तक के काम स्थानीय लोगों को सामूहिक रूप से दिए जा सकेंगे। इसके अलावा पंचायती चुनाव में कई बार ऐसा होता था कि जो जिससे 2 से ज्यादा बच्चे यानी 3 बच्चे थे तो उनको चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि जीतने के बाद किसी के 2 जुड़वा बच्चे हो जाते थे। तो अब इसमें ये बदलाव किया गया है कि अगर जुड़वा बच्चे होंगे तो उन 2 बच्चों को एक बच्चे के रूप में माना जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपदा का जो कोविड के दौरान कुछ कंपनियों का जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट कराए गए थे उनका भुगतान नहीं हो पाया था। अब ये कहा गया कि जल्द से जल्द आपदा मद से उनका भुगतान कर दिया जाए क्योंकि बहुत सारा पैसा बकाया, यानी 50% से ज्यादा पैसा भी बकाया है। इसके अलावा भी और कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जानकारी दी है उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णयों के बारे में, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक है हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे, यानी कि कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। ये बैठक क्यों अहम है, क्या खासियत है इस बैठक की और ये बैठक होती क्यों है, ये सब कुछ खबर की तह तक में पहुंचकर हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़ेंगे जितेंद्र चौधरी, उनसे हम बातचीत करेंगे। हरियाणा निवास में आज 11 बजे बैठक है और कौन कौन से डिपार्टमेंट के परचेज के बारे में बातचीत होने वाली है, आइए पूछते हैं हम जितेंद्र चौधरी से। जितेंद्र, सबसे पहले तो दर्शकों को खबर की तह तक पहुंचकर बताइए, ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती क्या है, हरियाणा सरकार की तरफ से इसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण ये डिपार्टमेंट्स को लेकर क्यों मानी जाती है और आज किन किन अहम डिपार्टमेंट के परचेज को लेकर बातचीत हो सकती है, विस्तार से बताइए। देखिए कमल, हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर ये बैठक करते हुए नजर आते हैं। इस बैठक के सदस्य के तौर पर मूलचंद शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं। आज हाई पावर परचेज कमेटी की इस बैठक के साथ साथ हाई पावर वर्क्स कमेटी की जो बैठक है वो भी होने वाली है। दोनों ही ये क्या बैठक है, इसको खबरें अभी तक के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्यों समय समय पर इस प्रकार की बैठक करते हुए नजर आते हैं। दरअसल सरकारी विभागों के अंदर एक बड़ी खरीद इक्विपमेंट्स को लेकर के होती है। हमने देखा कि समय समय पर जो इक्विपमेंट्स हैं सरकारी विभागों में, चाहे वो बिजली विभाग हो, गृह विभाग हो, कृषि विभाग हो, अलग अलग जगह जो है इक्विपमेंट्स की आवश्यकता जो है वो पड़ती है और ऐसी स्थिति में उन इक्विपमेंट्स को, क्योंकि बड़े स्तर पर इनकी खरीद जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर की जाती है, इसलिए उसके अंदर नेगोशिएशन करने को लेकर के हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक की जाती है। हाई पावर वर्क्स कमेटी की जो बैठक है कमल, इस बैठक के अंदर जो बड़े काम है, जो बड़े पुल निर्माण है, आरओबी के जो निर्माण है, ऐसे जो बड़े कार्य हैं, नहर निर्माण है, इस प्रकार के जो कार्य हैं उन कार्यों को लेकर के, उनकी रिपेयर को लेकर के जो बैठक है, इस बैठक के अंदर जो निर्णय है वो किया जाता है। इसके अंदर भी उसका नेगोशिएशन ठीक प्रकार से जो करने वाली कंपनी है उसके साथ किया जाए, इसको लेकर के ये इस बैठक का आयोजन किया जाता है। आज ये दोनों ही जो बैठक है वो सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद है और इन बैठकों के अंदर खासतौर से जो मकसद है
वो सरकारी पैसे का जो अधिक खर्च है उससे बचाने को लेकर के ये बैठक जो है समय समय पर आयोजित की जाती है, जो कि आज भी 11 बजे हरियाणा निवास में आयोजित की गई है। बैठक के अंदर अलग अलग विभागों से संबंधित एजेंडे होते हैं और जिन विभागों से संबंधित एजेंडे होते हैं उनके अधिकारी और उनके मंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं। कमल, अगर दर्शकों के समझने को लेकर के हम इस बैठक को अगर हम बताएं तो कुछ ही समय पहले जो ERV व्हीकल्स जो लिए गए थे, जो कि डायल 112 के अंदर इनोवा कार चल रही है, 600 से अधिक जो कार है वो ली गई थी, वो इसी प्रकार की बैठक जब होती है उस बैठक के अंदर नेगोशिएशन किया जाता है, कौन सी वो कार होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का नेगोशिएशन होता है। हालांकि इस बात को काफी वक्त हो चुका है क्योंकि ERV व्हीकल्स जो है वो अब लगातार सड़कों पर है और लोगों की सेवाएं करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली विभाग में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर से लेकर के जो बिजली की जो तारें हैं, जो पोल्स हैं, इस प्रकार की बड़ी खरीद जो पूरे प्रदेश के अंदर जिनकी आवश्यकता होती है उसको लेकर के इस बैठक का आयोजन किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से जो सरकारी खर्च है वो और अधिक ना किया जा सके, उसकी बचत की जा सके और करोड़ों रुपए की बचत इस प्रकार की बैठक के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आते हैं। और वर्क्स कमेटी की जो बैठक है, हाई पावर वर्क्स कमेटी की जो बैठक है, उसके अंदर भी जो कार्य है वो एक नेगोशिएशन के साथ एक अच्छे रेट पर हो सके, इसी मकसद के साथ इस बैठक को भी आयोजित किया जाता है। आज ये दोनों ही बैठक जो है 11 बजे हरियाणा निवास में शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये तमाम बैठक होंगी और जिन जिन विभागों से संबंधित कार्य या फिर खरीद होगी वो विभाग के मंत्री या अधिकारी भी इस बैठक के अंदर मौजूद रह सकते हैं। जी कमल। विस्तार से जानकारी देने के लिए और पूरी खबर को समझाने के लिए, खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी। आगे बढ़ते हैं, बात INDIA गठबंधन की भी होनी चाहिए। देश की राजनीति में इस समय सवाल यही तो था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये गठबंधन आपस में तय कैसे करेगा। 26 के करीब आप सोचिए राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए वो एकजुटता का परिचय देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पूरी एकता को झटका लगा है। टेंशन INDIA गठबंधन की बढ़ गई है। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने कल ही एक बयान देकर INDIA गठबंधन में मौजूद कांग्रेस पार्टी को तो हिला ही दिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में संकेत दे दिए हैं कि वो पंजाब में कम से कम लोकसभा की सीटें नहीं देने वाली। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान को लेकर। उनसे एक बार फिर से कल पूछा गया, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने बयान दिया, पहले वो ये कहते आए हैं कि हम 13-0 से जीतेंगे पंजाब में, यानी कि लोकसभा की सभी सीटें जीतने का संकल्प वो ले रहे हैं। लेकिन साथ ही दोबारा पत्रकारों ने कल पूछा कि मान साहब ये बताइए आप कि अकेले चुनाव लड़ेंगे क्या, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे? उन्होंने सीधा कहा कि पंजाब में ऐसा नहीं हम करने वाले। तो इससे अब सवाल ये उठता है कि दो राज्यों में तो कम से कम ये गठबंधन की एकता नहीं दिखने वाली है, पश्चिम बंगाल और दूसरा पंजाब। हरियाणा में फिर कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी, ये भी तो अहम सवाल है। अब इसी के इर्द गिर्द राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हरसिमरत पौल, हमारी संवाददाता, जो कि पंजाब की राजनीति पर बहुत पकड़ रखती हैं और खबर की तह तक भी पहुंचती हैं। आज भी खबर की तह तक पहुंचकर आपको बताएंगी कि इसके पीछे का कारण क्या आम आदमी पार्टी मान रही है। हरसिमरत, पंजाब में सत्ता में आम आदमी पार्टी है, हम ये जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, लेकिन जब गठबंधन की बात होती है ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में सत्ता में नहीं है या मजबूत स्थिति में नहीं है, चाहे विपक्ष में हो, लेकिन मजबूत तो है आम आदमी पार्टी से। यहां आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या संकेत दे रही है भगवंत मान के जरिए? हालांकि अंतिम फैसला तो अरविंद केजरीवाल जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उनको लेना है, लेकिन जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह दे कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ यहां गठबंधन नहीं करने वाले, तो इसके मायने क्या समझे जाए कि यहां पर बात नहीं बनने वाली, ये संकेत साफ मिल चुके हैं अब तो। जी बिल्कुल कमल, पिछले अगर सिनेरियो की अगर एक बार नजर उस पर मारी जाती है तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से पंजाब में अभी सत्ता में आम आदमी पार्टी है, वहीं जो विरोधी दल है वो कांग्रेस के पास है। और लगातार जब से INDA गठबंधन हुआ था तब से सब लोग इसमें दिलचस्पी और भी ज्यादा ले रहे थे कि आखिरकार पंजाब में फिर राजनीति चलेगी कैसे, कि अगर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष एक ही स्टेज पर साझे हो जाएंगे तो ऐसे में किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो बचेगी और साथ ही साथ पंजाब में किस तरह से काम चलेगा। क्योंकि एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए
तो सभी विपक्षी दल जो है उनके खिलाफ उन्होंने यही कहा था कि वो काम नहीं कर सके, वो पंजाब को रंगला पंजाब नहीं बना सके जो कि आम आदमी पार्टी बना सकती है या बनाने की तरफ कवायद कर रही है। तो ऐसे में उनके साथ एक मंच किस तरह से साझा किया जा सकता है। तो लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान जहां पर भी मिले, जितनी बार भी उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कहा है कि हम लोग 13-0 लड़ेंगे और 13-0 जीतेंगे। बीते दिन भी आपको बता दें कि सुबह जब खबर चल रही थी कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से जो है इंडिया गठबंधन को झटका दिया गया है, वो सेम झटका जो है वो पंजाब में भी दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो शुरू से कहते नजर आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने यही कहा है कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी बनेगी हीरो, पंजाब 13-0। इस तरह से उन्होंने जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी जो है 13-0 सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी भी। और इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊं कि जो विपक्षी दल है उसके भी सुर जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू जो कि पहले आम आदमी पार्टी के साथ जाने की खबर बना चुके थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें आपका जो समझौता है या आपका साथ जो है वो आगे के लिए चाहिए। पर बीते दिन एक बात बताइए, चंडीगढ़ में आप ये भी जानते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, खूब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। यहाँ तो राघव चड्ढा जैसे बड़े नेता ही कहूंगा आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने पंजाब के इलेक्शन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी, जब वो कहते हैं बड़े उत्साह के साथ कि एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं और यहां से करने जा रहे हैं। अब पंजाब की बात आती है, चंडीगढ़ से कितना दूर पंजाब राज्य है, वहां आप जाकर ये संकेत देते हैं कि ना यहां तो हम नहीं करने वाले। ये कहते हैं कि दोहरा चरित्र फिर पार्टियों का दिखता है, ये विरोधी उनके कहते हैं, राजनीतिक विरोधी की मैं बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल कमल, राजनीति है, राजनीति में ये सब तो चलता ही है। हम एक नजर चंडीगढ़ पर भी अगर डालें तो जिस तरह से देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन जो है वो चंडीगढ़ के लिए हुआ है। मेयर चुनाव उसके अंतर्गत होना था जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, पर हम सबने देखा कि वो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने एक तारीख दी है और वो गठबंधन में ही लड़ा जा रहा है। हालांकि उसका क्या रिजल्ट आएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, पर उससे पहले यह जरूर साफ हो गया कि जिस तरह से सबको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा इंडिया गठबंधन के तहत चंडीगढ़ में मेयर बनाने के लिए, खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को देखना पड़ा, तो उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इनको कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो लग गया है कि बेशक गठबंधन में हम लोग रहें तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से जीतना। तो थोड़ा साइड होकर चलना है जिस तरह से चला जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि राजनीतिक दल है, एक विरोधी है तो दूसरा सत्ता में है, तो ऐसे में इकट्ठा चलना थोड़ा सा मुश्किल। जनता को भी समझाना हो जाएगा कि आखिरकार किन मुद्दों पर हम साथ और किन मुद्दों पर हम लोग वो अकेले हैं। तो इस तरह से ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार एक ही बात कहते रहे हैं, चाहे जितने मर्जी स्टेज उन्होंने शेयर किए हैं, किसी के साथ भी किए हों, कि 13-0 से ही आम आदमी पार्टी जो है वो लड़ेगी और जीतेगी। इसको लेकर के चर्चाएं जो है वो पहले ही गलियारों में चल रही थी। वहीं अगर कांग्रेस के लीडर की हम बात करें, जो हाई कमान जिनको हम कह देते हैं पंजाब में जो है, चाहे वो राजा वड़िंग हो जो कि पीपीसीसी के प्रधान है, चाहे वो एलओपी नेता हो, उनका एक ही कहना था कि हम लोग हाई कमान के निर्देशों का जो है वो पालन करेंगे, कि वो जो हमें कहेंगे वो हम मानेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि हमारी तरफ से जो फीडबैक दी जानी थी वो दे दी गई, तो सूत्रों की माने तो दबे जबान से ये बात भी कही गई है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। तो ऐसे में ये कहा जाना कि बिल्कुल सुनिश्चित भी एक तरफ से कर देता है कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर पार्टियां जो है वो अलग अलग जरूर लड़ेंगी, पर फिर भी एक बार जो हाईकमान का फैसला है वो जरूर रहेगा। क्योंकि पंजाब की अगर बात की जाए तो 13 लोकसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि उन्होंने 40 उम्मीदवार जो है वो रखे, यानी कि एक सीट पर 2 से 3 भी उम्मीदवार है जिनका सर्वे अभी करवाया जाएगा और किसको सीट देनी है ये बाद में फाइनल की जाएगी। बिल्कुल, INDA गठबंधन को क्या पंजाब में वाकई में झटका लगने वाला, इस पर मोहर आने वाले वक्त में लगी जाएगी। पश्चिम बंगाल हाट से क्या जा चुका गठबंधन के, क्या पंजाब भी जाएगा? सवाल है, जवाब मिलेंगे। हरसिमरत, आपका धन्यवाद। खबर की तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।